नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेमोरी एसकेएम क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग यूथ कंपटीशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। तो आकाश में क्या होता है, छोटे छोटे जो बादलों में क्या होते हैं, छोटे छोटे बूंद के छोटे छोटे कण होते हैं। और आपको हमने बताया चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं हर जगह मौजूद होते हैं भाई। ठीक, चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। तो वो कौन से कण होते होंगे जो टकराते होंगे आपस में। तो हमने देखा था जो विपरीत टाइप के आवेश कण होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो विपरीत टाइप के कण होते हैं वही आपस में जब टकराते हैं तो उनमें से क्या होती हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच, दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच ही। ठीक, आंसर ए सही होगा इसका। और कुछ जानकारियाँ हमने इंक्लूड कर रखा है इसमें, आप ये इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें। कहा जाता है, चलिए पढ़ लीजिए, कहा जाता है कि आसमान में बिजली एक जगह पर दो बार नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुला एक झील के ऊपर किसी भी तूफानी रात को 1 घंटे में हजारों बार बिजलियां चमकती है। ठीक, इस आश्चर्य करने वाले करिश्मा का जो नाम है, करिश्मे का जो नाम है वीकन ऑफ मैराकाइबो या कैटाटुम्बो या लाइटनिंग या ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर, या फिर इसे कहते हैं एयर लास्टिंग स्ट्रम के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप। चलिए आगे देखा जाए। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव बताइए। तो धारा के 3 प्रमुख जो प्रभाव होते हैं वो होता है आपका भाई ये उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। इनमें से जो दिया है सबसे इसका उचित जो प्रभाव होंगे धारा के, उष्मीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं, रासायनिक होते हैं। चलिए हम लोग पढ़ें। अब ये चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो इसमें देखिए सन 1812 ईस्वी की बात है। कोपेनहेग जो निवासी हैं ऑस्टेड, इन्होंने एक प्रयोग किया, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रयोग किया। जब किसी सर्किट के पास ये चुंबकीय सुई लेके गए तो उस सर्किट में जब करंट फ्लो किए तो उस चुंबकीय सुई में क्या होने लगा, एक गति होने लगा, कुछ हलचल होने लगे। तो इन्होंने बताया कि ये चुंबकीय सुई में हलचल तभी होते हैं जब इनके पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें गुजर रही होती हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि ये जो सर्किट है जब इसमें करंट फ्लो होता है तो मतलब इसमें चुंबकीय का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइनें भी निकलती हैं। उसके बाद आपका है रासायनिक प्रभाव क्या होता है। देखिए ऐसा घोल जिसमें विद्युत धारा गुजर सकती है, जैसे शुद्ध जल में क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है नहीं गुजरती है। तो जब पानी में, जैसे जब पानी में लवणों का मिश्रण होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा गुजर जाती है, और जिसमें धारा गुजर सकती है उसे हम विद्युत अवघट्य कहते हैं। ठीक, अब ये विद्युत अवघटन क्या होता है। ठीक, जब किसी लवण, अम्ल अथवा क्षार घुले जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसका अवघटन होता है। मतलब वो जो विलयन होता है उसका अवघटन होने का मतलब विलयन में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में क्या होते हैं, वो अवघटन हो जाता है, आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब विद्युत अवघटन जो होता है उसमें जो आयन्स होते हैं, जैसे H2SO4 का मान लीजिए घोल है तो H पे प्लस हो जाएगा, SO4 पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से जो आयनों में ये वियोजित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और जिसमें ये क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जिसमें ये सभी क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, जैसे ये जा रहा है ये क्या कहलाएगा, ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। देखिए ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है भाई, ऊष्मीय प्रभाव ये सभी जो हैं ये ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी चालक का प्रतिरोध अधिक हो तो आप जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है। जब ये करंट के प्रभाव का विरोध करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का तापमान बढ़ जाता है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और अगर हमें, जैसे ये हमें सूत्र ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमें कहीं ऊष्मा की ज़रूरत है, ऊष्मा का मान निकालना है जिसमें R रजिस्टेंस है, I करंट फ्लो हो रही है किसी टाइम t के लिए, क्योंकि ऊष्मा का होना उतना ही जरूरी है जितना रजिस्टेंस का होना जरूरी। किसी मतलब किसी भी मान लीजिए जैसे इसमें ऊष्मा हीट
तभी होगा जब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और रेजिस्टेंस के साथ साथ उतना ही ज़रूरी है कि उसमें कुछ टाइम हो। ठीक, अगर मान लीजिए हम रेजिस्टेंस को हाई है और टाइम टी जीरो के लिए कहें तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना, उसमें तो हीट होगा ही नहीं टाइम टी जीरो के लिए। तो टाइम टी का भी महत्व है ऊष्मा को उत्पन्न करने में। ठीक, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, कहीं भी हीट की ज़रूरत हो, हीट का हमें कुछ भी निकालना हो तो हमें तुरंत एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आ जाना चाहिए दिमाग में। धारा की उपस्थित ज्ञान होता है, धारा की उपस्थित का ज्ञान होता है, तो अभी हमने पढ़ा उत्पन्न प्रभावों से। धारा की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है? उत्पन्न प्रभावों से। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है। कहने का मतलब कि इसमें से कौन सी वो है जो वोल्टेज को ड्रॉप करती है। वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लें निष्क्रिय अवयव क्या कहते हैं। निष्क्रिय अवयव क्या कहते हैं? परिपथ में ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे उपकरण ऊर्जा को वोल्टेज या करंट के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक, परिपथ में ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग करते हैं और ऐसे उपकरण ऊर्जा को वोल्टेज या करंट के रूप में संग्रहित करते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर तथा इंडक्टर होते हैं। अब ये सक्रिय अवयव क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे उपकरण जो परिपथ को ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे उपकरण जो परिपथ में करंट या वोल्टेज के रूप में ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जैसे कि आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। कूलाम पर यूनिट किसकी इकाई है? आप जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की नहीं, कैपेसिटेंस की। C बराबर Q/V होता है। कैपेसिटेंस की इकाई कूलाम पर वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का ओम होता है, आप जानते हैं। विद्युत फ्लक्स का वेबर होता है, आप जानते हैं। देखिए, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने अपना नियम बताया है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है या कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में गति होना जरूरी है। चाहे कंडक्टर या कोई मैग्नेटिक फील्ड चाहे गति करे चाहे कंडक्टर गति करे, दोनों में से एक में गति होना बहुत जरूरी है, तभी उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, देखिए गतिशील के लिए मतलब जैसे कि जनरेटर वगैरह हो गए, उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो BLV sin थीटा होता है। और स्थैतिक के लिए जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है E बराबर -N del phi बाई del T होता है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, टर्नों की संख्या होती है, वो है। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। यह ऊर्जा को स्टोर करने वाली एक डिवाइस होती है जो ऊर्जा को स्टोर करती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q/V। इसी का हमें पूछा है। यूनिट क्या है? कूलाम। C का कूलाम पर वोल्ट, V का वोल्ट है। विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है, जब किसी सर्किट में हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसका एक क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्र कहने का मतलब उसका एक एरिया बन जाता है कि उतने के बीच कोई दूसरा भी आवेशित कण उस बल का अनुभव करेगा। या तो इसे सूत्र के रूप में कह सकते हैं, E बराबर होता है F/Q। कहने का मतलब एकांक धन आवेश पे लगने वाले जो बल होते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र होते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की होगा। इसमें क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई है, उसमें कह रहे हैं कि अगर धारा को हम 3 गुना कर दिया जाए तब ऊष्मा उसमें जो उत्पन्न होगी वो कितना होगी। तो देखिए H बराबर हमने बताया था, कहीं भी ऊष्मा की बात आए तुरंत सूत्र लिख लेना चाहिए। H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है आपका I स्क्वायर आर टी। H बराबर I स्क्वायर आर टी। अब ये मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, अब धारा को 3 गुना कर दिया जाए। कहने का मतलब ये जो है I है इसको 3I कर दें तो हम मान रहे हैं कि भाई ये H डैश हो जाएगा। धारा को 3 गुना करेंगे तो उसमें H डैश हो रहा है यहाँ पे। अब ये 3I का स्क्वायर हो जाएगा, तब ये क्या होगा? RT। ठीक, RT हो जाएगा। या तो आप कह सकते हैं H डैश इक्वल टू 9I स्क्वायर RT। या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये रख देंगे मान
तो ये एच डैश बराबर आपका निकल के आ जाएगा 9H। 9H तो पहले का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ठीक, देखिए निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। ठीक, ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। तो हम ये किरचॉफ के सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं। किरचॉफ का एक करंट लॉ है, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। किरचॉफ का करंट लॉ क्या है, किसी जंक्शन में किसी बिंदु पे मिलने वाली धाराएं तथा उससे दूर जाने वाली धाराओं बराबर होती हैं। ठीक, या कह सकते हैं किसी जंक्शन पे मिलने वाली धारा और उस जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका सेकेंड नियम क्या है, जैसे ये कोई सर्किट है तो उसमें जो टोटल वोल्टेज होते हैं, एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, वो 0 होगा। तो आप इनके सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ ए और बी के बीच विभवांतर पूछा है, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं भाई बी ए बी। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए हम करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से मान लेते हैं। करंट हमारी ऐसी चल रही है, आई है, करंट क्या है, आई है। अब देखिए इसको आप सीक्वेंस में हमेशा रख के चलेंगे। अगर हम करंट को ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करंट हमारी जा रही है, ठीक, फिर जहाँ से ले गए वहाँ पे वापस आ जाएगी। ठीक, कहने मतलब करंट कैसे, ऐसे जा रही है। हम मान ले रहे हैं करंट माइनस से इन कर रहा है, तो हम पहले माइनस अगर लिख रहे हैं, शुरुआत में क्या लिख रहे हैं, माइनस बी ए बी, तो हम क्या करेंगे, सभी जगह पे शुरुआत वाला ही साइन को यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत में क्या पढ़ रहा है, प्लस पढ़ रहा है, +10, तो यहाँ +10 लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से हम अपना निकाल लेंगे रिजल्ट को। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या पड़ेगा, यहाँ भी +10 ही पढ़ रहा है, तो +10 यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही इजीली सॉल्व कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ क्या पढ़ रहा है, -6 पढ़ रहा है। पहले माइनस वाला साइन आ रहा है तो हम पहले -6 लिखेंगे। ठीक, -6 हम लिख लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद कुछ है, कुछ भी नहीं, फिर वही आ जा रहा है, तो मतलब एंड हो गया, तो मतलब इसका टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये -6 और +10 ये घट के आ जाएंगे क्या, +4 हो जाएगा ये, और ये जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 14। कहने का मतलब -VA +14 हो जाएगा ये, इसकल टू 0। या तो आप लिख सकते हैं VAB इसकल टू क्या हो जाएगा 14 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा भाई, यही क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ये सी वाला आंसर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ताम्र तार का प्रतिरोध किस स्थिति में कम होगा, जब हम उनका कुछ वैल्यू को ज़्यादा करेंगे। तो देखिए अगर कभी भी प्रतिरोध, किसी कंडक्टर के प्रतिरोध की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, तुरंत फार्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है R = ρL/A। अगर कोई पूछे आपसे कि प्रतिरोध किन पे डिपेंड करता है, तो देखिए लंबाई पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, और ये पदार्थ की मात्रा है, रजिस्टिविटी है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, इन पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात कर लिया जाए, तो देखिए इसका जो है, आपको इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे रो बराबर अगर आप निकालेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, ओम मीटर। आप इन्हीं सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये RA/L होगा, इक्वल टू रो। ठीक, ये पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है, ये याद रखें आप। तो यहाँ से देखिए R का जो होगा यूनिट, R का जो यूनिट होगा वो होगा ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, और इसका लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा। तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे रो का जो यूनिट आया वो आया ओम मीटर।
वो का जो यूनिट आया क्या आया, ओम मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखना और रख लीजिए, इसको मिटाएं। अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमें आर बराबर लिखना है रो एल बाई ए। तो ये कह रहे हैं कि किनमें इनका जो प्रतिरोध कम होगा, इनका प्रतिरोध कब कम होगा, यदि ज़्यादा हम करेंगे। अगर किसी चीज़ की मान बढ़ा रहे हैं तो इनका प्रतिरोध कम कब होगा। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ से देखिए यल का मान बढ़ाएंगे, तो क्योंकि यल आर के समानुपाती है तो आर का मान भी बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ से जब ये क्षेत्रफल का मान को जब बढ़ाएंगे तो क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें देखिए बढ़ाना है और हमें दिखाना है फिर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ऐसा सवाल में पूछा है भाई। रेजिस्टेंस के किस वैल्यू को हम बढ़ाएं ताकि उसका जो रेजिस्टेंस जो है कम हो। तो देखिए इसमें दिया क्या है, लंबाई को बढ़ाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और तापमान को, क्योंकि तामा जो है कॉपर क्या है, कंडक्टर है, और हम पढ़े हैं कंडक्टर जो होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहने का मतलब कि अगर हम उनका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब उनका हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। विद्युत रोधक ऐसा तो कुछ है नहीं, विद्युत रोधक बढ़ाएंगे तो उनका जो है रेजिस्टेंस भी घटेगा, है कि नहीं। तो इसमें डायमीटर आया है, व्यास। तो देखिए मान लीजिए इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो देखिए कुछ तार इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर हम इस कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा दें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होंगे, तो आप कहेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली फ्लो होंगे एज कम्पेयर इसके। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हम डायमीटर को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये तो हुआ प्रैक्टिकली। अब हम सूत्र से देखते हैं, टेक्निकली बिल्कुल देखते हैं सूत्र से। देखिए ए बराबर किसी तार का हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया नहीं है, तो डायमीटर में हम लिखेंगे तो हम जानते हैं ए बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या तो हम लिख सकते हैं पाई इसका डी बाई टू, डायमीटर फॉर्म में डी बाई टू का स्क्वायर, डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लिख सकते हैं क्या, डी बाई टू का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में क्या, आर बराबर हम लिख सकते हैं आर बराबर रो एल, ये फोर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ फोर होगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम डी का मान यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा इजीली। चलिए आगे बढ़ा जाइए। एक संधारित्र की कुंडली समांतर में है तो उसे कहते हैं, देखिए एक संधारित्र जो है ये कुंडली है, ठीक, ये संधारित्र की समांतर में है तो इसे कहते हैं ट्यून्ड सर्किट। क्या कहते हैं इसे, ट्यून्ड सर्किट। ऑप्शन ए सही होगा, ट्यून्ड सर्किट। एक आदर्श धारा स्रोत में होने चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लें कि एक आदर्श धारा स्रोत होता क्या है। देखिए जो एक आदर्श धारा स्रोत होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल इसके एग्जैक्टली पैरेलल लगा हुआ होता है। ठीक, तो देखिए अब हमारा जो करंट सोर्स है, हमें जैसे करंट सोर्स है तो हमें कम से कम भाई ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमें करंट जो हमें चाहिए वो कांस्टेंट चाहिए। करंट सोर्स जो है हमें यहाँ तक जो आउटपुट है यहाँ पे जितना हम करंट यहाँ दें उतना हमें यहाँ आउटपुट पे मिलना चाहिए। ठीक, इनपुट में जितना करंट हो उतना आउटपुट मिलना चाहिए। तो क्योंकि इसकी जो है पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। अब देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को कुछ रखेंगे, मतलब जैसे कुछ वैल्यू अगर रखेंगे रेजिस्टेंस का, तो ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे करंट हमें कम मिलने लगेगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम हो। अगर आइडियली बात किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो, अनंत हो, इसका रेजिस्टेंस क्या हो, अनंत हो। ठीक, तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछ रखा है कि एक आदर्श मतलब एक आइडियल जो करंट सोर्स होता है उसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, जीरो होगा तो बहुत सारे करंट उसमें चले जाएंगे। ठीक, जीरो कहने का मतलब
इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ आदर्श सोर्स का जो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, ठीक, आदर्श स्रोत का। और जो भाई व्यवहारिक है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली होना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखते हैं अपने प्रैक्टिकल में जो यूज करते हैं। इसी प्रकार जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसके सीरीज में ही लगा हुआ होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट पे जो वोल्टेज दे रहे होते हैं, हमें आउटपुट पे उतना ही वोल्टेज चाहिए होता है, कांस्टेंट वोल्टेज मिले। तो एक आदर्श सोर्स में तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो रखते हैं, नहीं तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ आर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हमें वहाँ पे बिल्कुल वो वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आदर्श की बात किया जाए तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली में इतना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो आदर्श की जब प्रैक्टिकली मतलब करंट सोर्स की बात किया जाता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है कुछ मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। तो ओके डियर, आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। बाकी क्लास अच्छा लग रहा है तो मतलब चैनल को भाई लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर वगैरह कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।